नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम लोग जो है विलियन के पार्ट नंबर 5 की शुरुआत करने जा रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमने हेडिंग में लिखा है आदर्श विलियन के बारे में। तो आज हम लोग जो है आपको आदर्श विलियन के बारे में पढ़ाएंगे और अनादर्श विलियन के बारे में पढ़ाएंगे। इसके पश्चात आदर्श विलियन या अनादर्श विलियन से धनात्मक और ऋणात्मक विचलन के बारे में अध्ययन करेंगे। तो हमने जो है यहाँ पे लिख दिया है आदर्श विलयन क्या होता है। ऐसा विलयन जो सभी सांद्रताओं पर राउल्ट के नियम का पालन करता है आदर्श विलयन कहलाता है। तो आदर्श विलयन में आपने पढ़ा था कि जो शुद्ध द्रव एक का वाष्प दाब होता है P1 वह बराबर होता है P1 नोड x1 के। और आपने पढ़ा था कि जो P2 होता है शुद्ध द्रव 2 का वाष्प दाब जो होता है, शुद्ध द्रव विलयन में द्रव 2 का वाष्प दाब, शुद्ध द्रव के वाष्प दाब और उसके अणुओं की संख्या यानी मोलों की संख्या के बराबर होता है। तथा आपने पढ़ा था कि P टोटल जो होता है वह P1 प्लस P2 के बराबर होता है, जिसे हम कह सकते हैं कि P टोटल बराबर P1 नोड x1 प्लस P2 नोड x2। तो इस टाइप से जो विलयन आपको मिलेंगे ऐसे विलयन आदर्श विलयन कहलाते हैं। और अनादर्श विलयन किसे कहते हैं? ऐसे विलयन जो सभी सांद्रताओं पर राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं, ऐसे विलयन को क्या कहते हैं? अनादर्श विलयन। तो आदर्श विलयन आपने पढ़ लिया क्या होता है। आदर्श विलयन वह विलयन है जो सभी सांद्रताओं पर राउल्ट के नियम का पालन करता है, आदर्श विलयन कहलाता है। और ऐसा विलयन जो सभी सांद्रताओं पर राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है, अनादर्श विलयन कहलाता है। तो दूसरा पॉइंट हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं अनादर्श विलयन। अनादर्श विलयन क्या होता है? तो हम कह सकते हैं कि अनादर्श विलयन वह विलयन है, हम कह सकते हैं यहाँ पे लिख सकते हैं ऐसा विलयन जो सभी सांद्रताओं पर राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है, अनादर्श विलयन कहलाता है। ठीक है। तो हमने पहले आपको बताया आदर्श विलयन ऐसा विलयन जो सभी सांद्रताओं पर राउल्ट के नियम का पालन करता है, आदर्श विलयन कहलाता है। और ऐसा विलयन जो सभी सांद्रताओं पर राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है, आदर्श विलयन। तो राउल्ट के नियम के लिए आपने अगर राउल्ट का नियम नहीं पढ़ा है तो प्लेलिस्ट में इस वीडियो पड़ी है, आप जाकर वहाँ पर देखिए। तो ये जो टॉपिक है आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी। तो हमने वहाँ पर 2 द्रव लिया था, एक द्रव ए था, एक द्रव बी था। तो द्रव ए का विलयन में वाष्प दाब जो है वह शुद्ध द्रव के दाब और उसके मोलों की संख्या के गुणनफल के बराबर होता है। कुल दाब विलयन में वाष्प दाब के योग के बराबर होता है, जिसमें P टोटल P1 की वैल्यू हमने रखी है P1 नोड x1 P2 नोड x2। पर ऐसा विलयन जो सभी सांद्रताओं पर राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है तो एक अनादर्श विलयन कहलाता है। अब अनादर्श विलयन 2 प्रकार के हो सकते हैं, एक होता है धनात्मक विलयन और दूसरा होगा ऋणात्मक विलयन। तो हम दोनों के बारे में बारी बारी से यहाँ अध्ययन करेंगे। तो अनादर्श विलयन 2 प्रकार के हो गए, एक धनात्मक और दूसरा ऋणात्मक। थोड़ा सा इधर कर लेते हैं। ठीक है, देखिए हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे एक धनात्मक विलयन के बारे में और एक ऋणात्मक विलयन। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे धनात्मक विलयन, धनात्मक विचलन। एक धनात्मक विचलन होता है और दूसरा ऋणात्मक विचलन। देखिए अगर वो आदर्श विलयन सभी सांद्रताओं पर राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है तो उसकी 2 ही कंडीशन हो सकती है।
विचलन हो सकता है, यानी वो बराबर है नहीं, तो इसका मतलब वो क्या है, विचलन है। तो विचलन कितने टाइप से हो सकता है, या तो कम हो सकता है या तो ज़्यादा हो सकता है। तो इस स्थिति में हम इसे राउल्ट के नियम का विचलन कहते हैं। राउल्ट के नियम का विचलन दो प्रकार से होगा, एक धनात्मक विचलन और दूसरा ऋणात्मक विचलन। धनात्मक विचलन की कंडीशन क्या होगी, अब देखिए विचलन की कंडीशन ये होगी कि या तो P1 हम कह सकते हैं कि P1 नोड का मान ज़्यादा हो P1 नोड X1 से, तो धनात्मक विचलन हो सकता है या ऋणात्मक विचलन हो सकता है, ठीक है। या और दूसरी कंडीशन ये हो कि P2 का मान ज़्यादा हो P1 नोड X1 से, तब आप कह सकते हैं कि P टोटल का भी मान ज़्यादा होगा P1 नोड P1 प्लस किससे, P2 से। तो ये कंडीशन आपकी धनात्मक विचलन कहलाएगी। और यदि P1 का मान कम हो P1 नोड X1 से और P2 का मान कम हो P2 नोड X2 से, तब P टोटल की भी कंडीशन सेम वही आएगी कि P1 प्लस क्या हो जाएगा, P2। इस चीज़ को आप थोड़ा सा समझना है, तो आप यहाँ पर चित्र द्वारा समझ सकते हैं कि जैसे हमने एक पात्र लिया है, इस पात्र में आंशिक रूप से द्रव भरा है जिसका शुद्ध वाष्प दाब P1 नोड है, और हमने यहाँ पर दूसरा एक पात्र लिया है जिसका शुद्ध वाष्प दाब P2 नोड है, और इन दोनों द्रवों को हमने इस पात्र में मिला दिया है जिसका दाब जो है P टोटल है। तो इसके मोलों की संख्या X1 थी, इसके मोलों की संख्या X2 थी। अब इन दोनों को हमने यहाँ पर मिश्रित कर दिया है। तो जब हम इन दोनों को इसमें मिश्रित कर देते हैं तो द्रव एक जो है, द्रव A है ये, और ये द्रव B है। तो द्रव A का विलयन में वाष्प दाब है P1 और द्रव B का इस विलयन में वाष्प दाब है P2। बात को समझना है कि हमने दो द्रव ले लिया है, एक द्रव A था, दूसरा द्रव B था। इस द्रव का यहाँ पर शुद्ध वाष्प दाब लग रहा है P1 नोड, यहाँ द्रव 2 का शुद्ध वाष्प दाब लग रहा है P2 नोड। अब इन दोनों को मिला देंगे तो दोनों के दाब में कुछ परिवर्तन आएगा। द्रव 1 का विलयन में वाष्प दाब P1 आया और द्रव 2 का वाष्प दाब विलयन में P2 आया। तो राउल्ट का नियम ये कहता है किसी विलयन में किसी द्रव का जो वाष्प दाब है, जैसे P1 का वाष्प दाब जो है वह P1 के मोल अंशों की संख्या के समानुपाती होता है। अब समानुपाती का चिन्ह हटेगा तो एक नियतांक प्राप्त होता है जिसे शुद्ध विलयन A का वाष्प दाब कहते हैं। B के लिए निकालोगे तो B का वाष्प दाब आएगा, सेम इसी तरीके से आप निकाल रहे हैं तो हो जाएगा P2 नोड X2। और डाल्टन के आंशिक दाब के नियम से कुल दाब होता है P टोटल P1 प्लस P2 के बराबर होगा। तो P1 नोड X1 P1 के लिए हो जाएगा और P2 नोड X2 हो जाएगा। तो ये कंडीशन है राउल्ट के नियम की, ठीक है। ये राउल्ट का नियम है। अगर राउल्ट के नियम को यह विलयन फॉलो नहीं कर रहा है तो वहाँ पर विचलन उत्पन्न होता है और विचलन में इक्वल नॉट हो जाएगा। इक्वल नॉट या इसके बराबर नहीं है। जब इसके बराबर नहीं है तो इसी कंडीशन को हम लोग बोलते हैं विचलन, ठीक है। इसको हम लोग कहते हैं विचलन। और विचलन कितने प्रकार से होगा, दो प्रकार से। या तो दाब का मान हो सकता है कि यह मान यहाँ पर दाब कम था P1 का और यहाँ जाकर दाब बढ़ गया, ये कंडीशन हो सकती है। या यहाँ दाब कम था, विलयन में जाकर दाब क्या हो गया, ज़्यादा हो गया, ठीक है। ऐसी कंडीशन हो सकती है, तो इसी को विचलन कहते हैं। अब यदि देखो दो कंडीशन है, यदि यहाँ पर दाब कम था, इस पात्र में P1 का दाब कम था, P2 का दाब कम था, मान लीजिए यहाँ पर 5 पास्कल का दाब था, 5 पास्कल का दोनों का मिलाकर 10 पास्कल था और जा करके विलयन में 15 पास्कल हो गया। यानी दाब विलयन में जब दोनों आपस में मिलें तो मिलने के बाद जब दाब बढ़ता है तो उस कंडीशन में जो विचलन होता है उसे धनात्मक विचलन कहते हैं। और जब दोनों द्रव आपस में मिलने के बाद
उन दोनों का दाब कम होता है तो उसे क्या कहते हैं, ऋणात्मक विचलन कहते हैं। ठीक है, एक धनात्मक विचलन हो जाएगा और दूसरा क्या हो जाएगा, ऋणात्मक विचलन हो जाएगा। ठीक है, तो धनात्मक विचलन को हम परिभाषित कैसे कर सकते हैं, तो हम कह सकते हैं कि जब दो द्रवों को, ठीक है, हम कह सकते हैं कि जब दो द्रवों को मिश्रित करने के बाद विलयन का वाष्प दाब कम, विलयन का वाष्प दाब ज़्यादा हो जा रहा है, कम नहीं हो रहा है बल्कि क्या हो रहा है, विलयन का वाष्प दाब, विलेय के वाष्प दाब से क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है, तो वहाँ पर धनात्मक विचलन होता है, ध्यान में रखेंगे, तो वहाँ पे धनात्मक विचलन होता है। यदि हम दो द्रवों को मिला रहे हैं, मिलाने के बाद जब वो किसी पात्र में जा रहे हैं तो पात्र में जाकर वहाँ पर दाब बढ़ा दे रहे हैं और पहले इनका दाब क्या था, कम था, तो उस प्रकार के विचलन को हम लोग धनात्मक विचलन कहते हैं। और सेम यही कंडीशन हम लोग यहाँ लिख सकते हैं कि जब दो द्रवों को मिश्रित कर विलयन बनाते हैं तो विलयन का वाष्प दाब, शुद्ध विलेय या विलायक कह सकते हो, विलेय कहिए या विलायक कहिए, शुद्ध विलेय के वाष्प दाब से कम हो जाता है, तो वहाँ कौन सा विचलन होता है, ऋणात्मक विचलन होता है, तो वहाँ पर ऋणात्मक विचलन होता है। यानी जो शुद्ध द्रव था उसका वाष्प दाब ज़्यादा है और विलयन में जाने के बाद उसका वाष्प दाब कम हो जा रहा है, तो वहाँ पर जो विचलन होता है उसे हम लोग ऋणात्मक विचलन कहते हैं। और जब विलयन में मिलने के बाद विलयन का वाष्प दाब अधिक हो गया और विलेय या विलायक का वाष्प दाब कम हो गया, तो वहाँ पर जो विचलन होता है उसे धनात्मक विचलन कहते हैं और इसका सेम उल्टा जो होता है उसे ऋणात्मक विचलन कहते हैं। दूसरी कंडीशन हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि शुद्ध अवयवों को मिश्रित करने पर, हम यहाँ पे लिख सकते हैं एक ही लाइन में है कि शुद्ध अवयवों को मिश्रित करने पर एंथैल्पी का मतलब होता है ऊर्जा, एंथैल्पी परिवर्तन शून्य होता है, एंथैल्पी परिवर्तन शून्य होता है। अर्थात आप यहाँ पे लिख सकते हो कि यहाँ पर जो ऊर्जा का परिवर्तन होता है डेल्टा एच, यानी ऊर्जा में परिवर्तन शून्य होता है। और यहाँ आप लिख सकते हो कि यहाँ एंथैल्पी में परिवर्तन शून्य नहीं होता है। यहाँ लिख सकते हैं आप कि शुद्ध अवयवों को मिश्रित करने पर एंथैल्पी परिवर्तन
शून्य नहीं होता है, शून्य नहीं होता है। तीसरी का आप लिख सकते हैं यहाँ पे अर्थात, यहाँ पे आप लिख सकते हैं अर्थात डेल्टा H इक्वल नॉट 0। यहाँ पे अवयवों को मिलाएंगे तो आयतन में जो ऊर्जा परिवर्तन होता है वो शून्य नहीं होता है, यहाँ पर शून्य होता है। और यहाँ आप कह सकते हैं कि यहाँ शुद्ध अवयव मिलाने पर आयतन परिवर्तन जो होता है वह कितना होता है, शून्य होता है। और यहाँ शुद्ध अवयवों को आप मिलाओगे, शुद्ध अवयवों को मिलाने पर आयतन परिवर्तन डेल्टा V कह सकते हैं आप, शून्य नहीं होता है। यहाँ पर आप दो धनात्मक विचलन में आप दो चीज़ों को मिला रहे हैं तो उसमें आयतन परिवर्तन आपको शून्य देखने को मिलेगा, और ऋणात्मक विचलन में आयतन परिवर्तन आपको शून्य देखने को नहीं मिलेगा। अब ग्राफ के हिसाब से अगर आप समझने का प्रयास करें तो आपने ग्राफ इसके पहले पढ़ा है, ग्राफ बनाया भी होगा, ठीक है, राउल्ट के नियम में, ठीक है। जब हमने राउल्ट का नियम आपको वहाँ पर पढ़ाया था तो आपने वहाँ पर ग्राफ पढ़ा था, ठीक है। ये ग्राफ थोड़ा सा हम लोग धनात्मक और ऋणात्मक विचलन के विषय में थोड़ा यहाँ अध्ययन कर लेते हैं, ठीक है, धनात्मक एवं ऋणात्मक विचलन के लिए। देखिए आपने पढ़ा था कि यहाँ पर आपने लिखा था x1 बराबर 0 और x2 बराबर 1, और यहाँ पर था x1 बराबर 1 और x2 बराबर 0। जब x1 का मान धीरे धीरे बढ़ता है तो उसका दाब भी बढ़ता है, तो यहाँ आ जाता है P1 नोड। x2 का मान जब धीरे धीरे बढ़ता है तो उसका मान आ जाता है यहाँ पर कुछ समय जाने के बाद आपका हो जाता है यहाँ पर P2 नोड, ठीक है, P2 नोड। जब x1 का मान 0 था तो दाब 0 था, लेकिन जैसे जैसे x1 का मान बढ़ा उसके शुद्ध दाब की मात्रा बढ़ी, और इन दोनों का जो दाब था वह क्या था, P टोटल था। लेकिन धनात्मक सेम वही कंडीशन आप यहाँ भी लिखेंगे, x1 इक्वल टू 0, x2 इक्वल टू 1, x1 इक्वल टू 1, x2 इक्वल टू 0, ठीक है। x1 का मान बढ़ा है तो दाब P1 बढ़ा है, x2 का मान बढ़ा है तो दाब P2 भी क्या हुआ है, बढ़ा है, ठीक है। अब ये जो है बीच वाली जो स्थिति है वह क्या है, P टोटल है। लेकिन धनात्मक विचलन में जब विलयन में वह पहुंचता है, विलेय और विलायक, मान लीजिए द्रव एक विलेय है, द्रव 2 क्या है, विलायक है, जब यह विलयन में पहुंचते हैं तो उनके वाष्प दाब में क्या होती है, वृद्धि होती है। तो वाष्प दाब में वृद्धि होगी तो आप धनात्मक विचलन को ऐसे वृद्धि के रूप में दिखा देंगे, वृद्धि के रूप में दिखा देंगे, और यहाँ पर वृद्धि हो रही है तो भी आप वृद्धि के रूप में दिखा देंगे, और जब दोनों सब में वृद्धि हो रही तो आप P टोटल भी दिखा देंगे। तो ये कंडीशन जो आपकी ऊपर वाली बन रही है वह होगी P टोटल इज ग्रेटर देन P1 प्लस P2, और ये वाली स्थिति जो होगी वह किसके लिए है, P2 के लिए है, तो P2 इज ग्रेटर देन P2 नोड x2, और ये वाली स्थिति जो हो जाएगी ये हो जाएगी कि P1 इज ग्रेटर देन P1 नोड x1, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आप जब विलयन दो द्रव को आप मिश्रित कर रहे हैं तो मिश्रित करने के बाद विलयन में जब वह दोनों द्रव पहुँचते हैं तो उन दोनों द्रवों का वाष्प दाब कम हो जाता है। तो जब कम हो जाता है तो आप इसे कम से दिखाएंगे, ढाल नीचे की तरफ आपकी ये हो जाएगी। तो जब ढाल नीचे की तरफ हो जाएगी तो कुछ इस प्रकार से आप दिखाएंगे, ठीक है, आप इस प्रकार से दिखाएंगे। यहाँ पर भी दाब
थोड़ा थोड़ा कम हो रहा है तो आप इसको इस तरीके से भी दिखाएंगे। तो यहाँ पे ये P1 जो होगा वह हो जाएगा आपका P1 इज लेस देन, ठीक है, ये हो जाएगा P1 इज लेस देन P1 नोड X1। और ये वाली कंडीशन जो होगी दूसरी है कि P2 इज लेस देन P2 नोड X2। और ये वाली स्थिति जो आपकी हो जाएगी P टोटल इज लेस देन P1 प्लस P2। तो ये आपने पढ़ा राउल्ट के नियम से विचलन के बारे में, आदर्श विलयन के बारे में और अनादर्श विलयन के बारे में, ठीक है। आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।